वालेकुम विवर। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप सितंबर 9 से शुरू होगा और अब उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी है कि पाकिस्तान का स्काउट क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूं ऑलमोस्ट पाकिस्तान का स्काउट जो है वो फाइनलाइज्ड हो गया है। उसके ऊपर जो असल डिस्कशन चल रही है वो ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्या इन्हें प्लेइंग 11 या इन्हें स्काउट का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि क्या ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप भी इसका जवाब दीजिएगा, मैं भी आगे चलकर इस पर डिटेल से बात करूंगा। अब देखना यह है कि इस स्क्वाड के लिए जो एशिया कप के लिए पाकिस्तान भेजने जा रहा है उसमें कौन से लड़के हैं जो कंफर्म्ड हैं कि वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो मैं आपके साथ आज वो शेयर कर दूंगा। दो एक लड़कों के ऊपर जो है वो डिबेट है कि हो सकता है उनकी जगह कोई और खेल ले, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो टीम बांग्लादेश में खेली, जो टीम पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज में खेली, पाकिस्तान उसी टीम के साथ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग्स करने नहीं वाला। अगर आप टीम को भी देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ये लड़के जो हैं ये फाइनलाइज्ड हो गए और ये कंफर्म्ड है। आप देखें, सबसे पहले ओपनिंग स्लॉट पर आते हैं साइम अयूब। अब साइम अयूब जो है वो ओपनिंग स्लॉट के लिए कंफर्म्ड है। उनके साथ साहिबजादा फरहान वो भी कंफर्म्ड है। जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने अभी लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्कोर किया, इसी तरह बांग्लादेश में भी उन्होंने 50 लगाई, इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में भी उनके अगेंस्ट 50 बनाई। तो वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आप देखें तीनों मैचेस में जो उन्होंने रन किया तो उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 140 था। और साइम अयूब ने वेस्ट इंडीज में 250 बनाई तो वो भी कंफर्म्ड है। फखर जमान पाकिस्तान का एक एक्स फैक्टर है। तो वो अगर उनका जो मेन इशू है वो है फिटनेस, अगर उनकी फिटनेस ठीक हुई तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। तो वो भी कंफर्म्ड समझे आप। तो तीन तो प्लेयर ये टॉप ऑर्डर के आपके कंफर्म है। इसी तरीके से सलमान अली आगा की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली वो आपके कैप्टन है, टीम का मेन पार्ट है, वो भी कंफर्म्ड है। इसी तरीके से हसन नवाज वो भी कंफर्म्ड है। अभी बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने ओडीआई में भी खेली, टी20 में भी उनकी इनिंग्स अच्छी हैं। तो ये 5 प्लेयर हो गए। अब छठा प्लेयर आता है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जो है वो कंफर्म्ड इसलिए है कि जो मैनेजमेंट है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है रिस्क ले रही है, मैं समझता हूँ एक तरीके से। वरना मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद हारिस की जगह मोहम्मद रिजवान की जगह बनती है। उसकी वजह यह है, एक तो मोहम्मद रिजवान एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं, और दूसरा यह है कि आपके पास कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। मोहम्मद हारिस को खिलाना मैं समझता हूँ कोई ठीक तरीका नहीं है। या मेकशिफ्ट विकेट कीपर आप साहिबजादा फरहान को बना दें, ये भी कोई ठीक ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देखें तो जितने भी टी20 मैचेस उन्होंने खेले हैं सवाए 100 के जो उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट किया, वो फ्लॉप ही चले हैं। आप पिछले 6 टी20 उनके उठा लें तो 8 की एवरेज उनकी बनती है जो बाहर उन्होंने खेले हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनको होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मैनेजमेंट इसी टीम के साथ बजिद है तो उन्हें भी आप कंफर्म्ड समझें। अब इसी तरीके से अगर आगे चले तो मेन डिबेट यह है कि क्या बाबर आजम को टीम का हिस्सा होना चाहिए या वो टीम का हिस्सा होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जिस वजह से बाबर आजम को साइडलाइन किया गया कि वो टी20 में परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अभी कोई ऐसा टी20 में उन्होंने कोई स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं दी। इवन के जो ओडीआई या टेस्ट भी होते हैं, हालांकि उनका इन फॉर्मेट्स का आपस में कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डिफरेंट फॉर्मेट में भी अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उसकी बेस पर भी आपको दूसरे फॉर्मेट में खिला लिया जाता है। लेकिन वहां पर भी वो कोई बेहतर परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हालिया सीरीज जारी है उसमें 63 बॉल्स पर 47 किया उन्होंने। पहले ओडीआई में कुछ बेहतर लगे, लेकिन दूसरे ओडीआई में आते ही वो 0 पर आउट हो गए। तो कहने की बात ये, वो वहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए पिछले 10 टी20 मैचेस का, तो उसमें उन्होंने जस्ट 236 रन बनाए हैं 118 के स्ट्राइक रेट से। और इससे बड़ी बात यह है कि ना तो उनकी कोई 50 है ना 100 है। और ये इतना लो स्ट्राइक रेट से आपने खेला, 118 रन बनाए, ये 118 के स्ट्राइक रेट से आप खेले, ऊपर से 10 मैचों में जस्ट 236 रन विद एन एवरेज ऑफ 26। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि क्या वो वापस आ सकते हैं। मेरा आपसे भी क्वेश्चन है। असल में उनमें जो चीज़ लैक करती है वो इंटेंट लैक करता है। अब होता यह है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि क्या फिर बाबर आजम का सलमान अली आगा। अब सलमान अली आगा और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मैं समझता हूँ मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि वो सलमान अली आगा यंग है, एक यंग कैप्टन उतार कर एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें अगर सलमान अली आगा फेल हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी बाहर जाएंगे। और उसमें एक चीज़ जो सलमान अली आगा के लिए मैं बोनस टिप के तौर पर दे रहा हूं कि सलमान अली आगा को अगर अपनी प्रेजेंस शो करनी है तो उन्हें अपना नंबर सेट करना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप टी20 में अपने आप को 5वें 6ठे नंबर पर ले जाएं और फिर वो वहां जाकर आपसे खेला भी ना जाए। आप देखें आखिरी 3-4 मैचेस में उनकी एवरेज उठा ले तो वो भी इंतहाई बुरी है। तो अगर मजीद पाकिस्तान, एशिया कप बहुत बड़ा जो कप है पाकिस्तान के लिए, उसकी वजह यह है कि देखें जब आप इंडिया के अगेंस्ट हारते हैं ना
तो फिर जो डिस्कशन होती है और फिर जो मसाइल आते हैं उसके बाद लाजमी चेंजिंग होनी होती है। तो यहाँ पर आपने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इंडिया से खेलना है, और हो सकता है अगर आप थोड़ा बेहतर खेले तो शायद फाइनल में भी आपको इंडिया के अगेंस्ट खेलना पड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा हो या कोई भी लड़का हो, उसके लिए ये एशिया कप डू और डाई है अगर उन्होंने आगे 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे चले तो मेरा ओपिनियन ये है कि अभी बाबर आजम का वापसी बनती नहीं है, इसलिए कि वो अभी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जिसमें वसीम अकरम शामिल हैं, जिसमें रमीज़ राजा शामिल हैं, ये सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, ये जिस तरीके से वो खेलते हैं, उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि उनका T20 में आना बनता है। आप अपनी राय दीजिएगा कि आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं। मोहम्मद रिजवान का मैं ज़रूर मानता हूँ, उसकी वजह यह है कि उसकी रिप्लेसमेंट में जो लड़का खेल रहा है उसकी जगह बनती नहीं है। मोहम्मद रिजवान उससे मच बेटर विकेट कीपर भी है और मच बेटर बैट्समैन भी है, तो इसलिए मोहम्मद रिजवान का बनता है। लेकिन मुझे जो चीज़ है कि मोहम्मद रिजवान को भी इस स्क्वाड का वो हिस्सा बनाने नहीं वाले। तो अब अगर हम आगे चलें तो इससे आगे चलकर जो लड़के, अगर पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग की बात कर ली जाए तो मोहम्मद नवाज कंफर्म्ड है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी। इसी तरीके से सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद, ये 3 लड़के भी कंफर्म्ड है। की बात यह है कि 9 लड़के तो मैंने आपके सामने रख दिए कि ये कंफर्म्ड है। इसके साथ साथ अगर आप फास्ट बॉलिंग में जाएँ तो शहीनशाह अफरीदी कंफर्म्ड है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ हारिस रऊफ़ की, तो हारिस रऊफ़ कंफर्म्ड है। तो ये 11 लड़के हो गए कंफर्म्ड। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे जो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर हैं, उनमें मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ कंफर्म्ड है, क्योंकि चाहे उनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही हो, लेकिन जिस तरीके से वो आए थे आउट ऑफ नोवेयर, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्काउट का हिस्सा नहीं होंगे, वो होंगे। खुशदिल शाह एक ऐसा प्लेयर है जो उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो इस दफ़ा T20 स्काउट का हिस्सा ना हो, क्योंकि वो कोई खातिर खा कोई परफॉर्मेंस दे नहीं सके, और मुझे लगता है कि शायद वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो लड़के अब टीम में आ सकते हैं, देखें ये 12 प्लेयर्स तो वो हैं जो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हैं। अब 3 लड़के, अगर 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होना है तो 3 लड़के और मजीद आ सकते हैं। उनमें से एक देखें हसन अली और नसीम शाह के बीच में टाई है, क्योंकि या तो हसन अली होंगे या नसीम शाह, एक तो मैं ये बात देखता हूँ। और अगर हसन अली का जिस तरीके से अभी वो खेल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है नसीम शाह खेले। और इसके अलावा सलमान मिर्ज़ा, जो कि बांग्लादेश के टूर पर जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उन्हें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ए के टूर से वापस बुलाया गया, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे, वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे, इसलिए उनको बुलाया गया है। तो ये होंगे। इसके अलावा एक प्लेयर जो है वो है अब्बास अफरीदी और हुसैन तल्लत। तो हुसैन तल्लत का होना मुझे इसलिए लगता है कि वो हिस्सा होंगे, उसकी वजह यह है कि हुसैन तल्लत ने जिस तरीके से अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में रन्स बनाया, और T20 में वो 7 ट्रैवल ज़रूर किए हैं, लेकिन उन्हें उतना मौका नहीं मिला, तो वो एक इंक्लूजन रहेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड में। मुझे नहीं लगता कि उनको चेंज किया जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो T20 का जो स्क्वाड है ना, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया। अब उसके अंदर जो चेंजिंग होनी है वो 1-2 प्लेयर की होनी है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 15 प्लेयर्स आपके सामने डिस्कस कर दिए कि जो कि फाइनलाइज हो गए हैं। अगर इनमें से कोई जिसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे पर्सनली जो है वो मोहम्मद हारिस पे है, यानी कि वो जो विकेट कीपर बैट्समैन है। इसके अलावा देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो नसीम शाह और हसन अली में से किसके साथ जाता है, और इसी तरह हुसैन तल्लत को खिलाएगा या अब्बास अफरीदी को एक बॉलर इंक्लूड करेगा। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो रोल होने वाला है यूएई में, वो ज़्यादा रोल होता है स्पिन बॉलिंग का। तो स्पिन में तो पाकिस्तान डेफिनेटली ये 3 स्पिनर से जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने चैंपियन ट्रॉफी में भी यही गलती की थी। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम, ये तीनों प्लेयर जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे। और ज़ाहिर है डेफिनेटली सलमान अली आगा और साहिम अयूब ये भी स्पिन का रोल प्ले करेंगे। खुशदिल शाह जो है मुझे स्क्वाड से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये दोनों को मैं ये समझता हूँ कि इस स्क्वाड में वो हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके की उनकी पास परफॉर्मेंस थी और जैसे मैनेजमेंट अब चीज़ों को देख रही है, उस लिहाज से मुझे इनका अभी शामिल होना नहीं नज़र आता। हाँ, कल को चलकर जब ये एशिया कप हो जाएगा, अगर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म ना कर सका, तो हो सकता है कि आगे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी विंडो ओपन हो, फिर वो देखते हैं उसको कैसे ग्रैब करते हैं, क्योंकि अभी वो मुझे नहीं लगता कि आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।